आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब का कहना था कि जो टैबलोस के बारे में पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आपका जो एमपी साहब इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ये अप्रूव हो के सोशल मीडिया में आया। जब हमने उससे कांटेक्ट किया उसने कहा कि हमारा जो पहला वाला था वो रिजेक्ट हो गया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, वही इसको बनाती है, वही इसको रिजेक्ट करता है। उसके बाद मैंने फिर अपने लेवल पे इमीडिएटली रिएक्ट कर, आपने देखा होगा गवर्नर साहब को मैंने उसी वक्त चिट्ठी लिखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक कमेटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया जो हमें बिल्कुल पता नहीं चला इसी टेबलो के ऊपर, जिसका चेयरमैन एडवाइज़र साहब थे। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो दोनों कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लें। क्यों? इसलिए कि ये हमारा पहला टेबलो जा रहा था आपका लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हमारे दोनों कौंसिल के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव्स रखते तो ये इश्यूज़ कभी नहीं आता। तो मेरी ये गुजारिश होगी। और एमपी साहब का जो इल्ज़ाम है इसको मैं यहीं पे मुस्तरद करता हूँ। दूसरा, वो बोल रहे थे कि आपकी करगिल की तरफ से नज़ीर वहाँ पे ऑलरेडी था। तो नज़ीर करगिल की तरफ से बिल्कुल नहीं था, ये उनका गलत है। नज़ीर जो है वो एक कल्चरल ऑफिसर, वो एक डिपार्टमेंट का एक आदमी है। उन्होंने जो है कंट्रैक्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने बाकायदा कंट्रैक्ट किया है वहाँ पे वीर मुंशी को, वो रिस्पॉन्सिबल था। और जिसने सिलेक्शन किया, जिसने डिलीट किया, वो तो डिफेंस की कमेटी ने किया। तो लेकिन आइंदा अगर मैं ये मानता एमपी साहब अगर वहाँ ये कहते कि भाई ये जो हुआ वो गलत हो गया, लेकिन एज ए एमपी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। हम क्योंकि वो एमपी लद्दाख हैं, वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो एक हमारे लद्दाख के एमपी भी। मानना है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे कन्फ्यूजन को, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के दो इलेक्टेड हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, एक कारगिल काउंसिल है, दूसरा ले काउंसिल है। वहाँ के दौरे जब वो बात करते हैं तो एमपी लद्दाख के हिसाब से हमें जो हमारे वेटरन लीडर्स हैं उनका काफ़ी रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट होना चाहिए। पर्सनल हमला करूँ या उसका टोपी उछालूँ या उसको मजाक करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। कल को हमारा भी मजाक उड़ेगा, क्योंकि ना मैं हमेशा सीसी रहने वाला हूँ, ना वो हमेशा एमपी रहने वाले हैं। ये बहुत गलत बात है कि ये कहना कि कोई यहाँ पर गेस्ट हाउस में बैठा है, किराया नहीं देता है। भाई आप पहले देखो क्या वो यहाँ कोई इलीगली तो नहीं बैठा है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता है, सब कुछ है। तो आप वहाँ से आके यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो किराया नहीं देता, ये इस तरह ये चीज़ें उनको शोभा बिल्कुल नहीं देता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक क्वालिटी स्टेट्समैन का होता है, सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं होता है। तो झंडा, जो आदमी झंडा लहरा रहा है उसको ये कभी मालूम नहीं होता है कि क्या इसमें है। सपोज मेंसल सेक्रेटरीट में जो झंडा लहराया हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टाशी साहब ने, तो वो झंडा जिसने वहाँ पे बनाया, लटकाया, वो तो टाशी साहब ने उसको ना कोई डायरेक्शन दिया, ना उसने खुद बनाया। और ये तो ह्यूमन एरर है, आपके इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन उसको एमपी साहब ने इतना बड़ा मेहनत ये करके ट्वीट कर और कहा कि ये गुपकार गैंग से इसको इशारा आया। तो मेरा भी एक सवाल एमपी साहब से ये है कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बहुत से जो फंक्शंस बीजेपी के हुए, बीजेपी के इतने सीनियर्स के हमने खुद देखा झंडा उनका भी उल्टा है। तो मैं भी उनसे ये सवाल करता हूँ कि चलो अगर यहाँ पे गुपकार गैंग का इशारा हो तो उनको कहाँ से इशारा आ गया है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं ये आपको कहूँगा कि मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था आज, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब एक स्पीच रहे संस्कार में। वो बोल रहे थे कि कारगिल में जो है टूरिज़्म मंत्री आए और बोलते हैं हमने जो है ज़ांस्कार को इतना प्रमोट किया था, इतने 10 दिन में प्रमोट करते करते नेट पे हर जगह देखने के बाद मंत्री साहब इम्प्रेस होकर यहाँ आए। हालांकि ज़ांस्कार का इवेंट शुरू होने से पहले वो प्रोग्राम तय हो चुका था आपका। उसके बाद वो वहाँ बोल रहे हैं कि मंत्री साहब ने हर एक बात पे ज़ांस्कार का नाम इतना लिया कि करगिल वालों को नागवार हुआ। तो मैं ये जो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है एमपी साहब, हमें कोई नागवार नहीं हुई। ज़ांस्कार बहुत अच्छा है, आप ज़ांस्कार को करगिल और करगिल को ज़ांस्कार मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमने तो पहले ही से ही कहा है आपको कि ज़ांस्कार में इस साल हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई ये नहीं है कि ज़ांस्कार में क्यों हुआ, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ज़ांस्कार के साथ साथ बाकी इलाकों में भी होना चाहिए। आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल फिरोज़ अहमद ख़ान साहब। और फिरोज़ साहब से हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे, पॉलिटिकल इशूज़ के साथ साथ डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है उस हवाले से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विंटर टूरिज़्म को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से लद्दाख के अंदर और ख़ासकर कारगिल की बात करें, विंटर टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब आपने अभी फरमाया कि विंटर टूरिज़्म का कितना स्कोप है, वो तो हम पहले से ही जानते थे कि जितना स्कोप विंटर टूरिज़्म को लेके आपका कारगिल में है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कारगिल की मैं बात कर रहा हूँ, उतना मेरे ख्याल में कहीं पर भी नहीं है, इवन इन कश्मीर में भी नहीं है।
तो उस हवाले को लेके हम भी अपने लेवल पे काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस साल आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं आपका विंटर स्पोर्ट्स को लेके चल रहा है, जिसमें हमारा स्कीइंग का आप देखिए, आइस हॉकी आपका इवन हर ब्लॉक में, हर जोनल लेवल पे हमारे आइस हॉकी टूर्नामेंट्स हुए, हमारे डिस्ट्रिक्ट पे भी मैचेस हुए, और अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे सीसी कप भी शुरू होने वाला है, जिसमें कोई 28-29 टीमें हमारी पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद आपका हमारे यहाँ से टीम जो है विंटर्स गेम्स के लिए आपको गुलमर्ग में भी गई, वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ आपका ज़ांस्कार में भी देखिए आपका चल रहा है विंटर्स का। तो मुझे लगता है कि विंटर गेम्स को लेके जो पोटेंशियल और जितना टैलेंट हमारे यूथ्स में है उसको काफ़ी आगे बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस हिसाब से अभी हमारे एक्टिविटीज़ की एक शुरुआत हुई है, इसको एक कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के बाद इसको जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे हमारा स्कोप है, उन एरियाज़ को भी डेवलप करें और प्लेयर्स को भी ट्रेन करें। तो ये हमारी एक कोशिश है आपका इस साल जो शुरुआत हो गई है। सर, क्या आपको लगता है जिस तरह से विंटर टूरिज्म की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, बहुत काफ़ी लंबे वक्त से कि यहाँ पे पोटेंशियल था, स्कोप था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इस वक्त क्या यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चरल की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, प्लेटफॉर्म मिल रहा है? मैं आपका समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म एक शुरुआत हो गई है। शुरुआत इस सेंस में हो गई कि अगर आप अभी देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट हमारी कोशिश भी है और इस साल बन भी गई है कि हर पंचायत लेवल पे आपके आइस हॉकी रिंग्स बन रही है, और हमारी ये कोशिश है कि ब्लॉक लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे 2 आइस हॉकी रिंग बने, एक प्रैक्टिस के लिए हो, एक टूर्नामेंट्स के लिए हो। तो उसकी एक शुरुआत हो गई है आपका, और फंडिंग भी उसका चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी एक ब्रांच है, आपको पता है, वो लोग भी हमारे जो है बच्चों को और बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं, और रिसेंटली आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी वो जो है बच्चों को प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह मुझे लगता है अब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चों को मिलना शुरू हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्राउंड्स मिलना शुरू हो गए। आइस हॉकी जो स्कीइंग स्लोप्स भी जो है आइडेंटिफाई किया, आपका रिसेंटली देखा होगा कुर्बथंग में हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और द्रास में भी बहुत जल्दी आपका शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं, और इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं। रिसेंटली कारगिल में नेशनल इवेंट फॉर एडवेंचर टूरिज्म नीट 2021 बड़े पैमाने पर मनाया गया और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया। उस वक्त यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहात सिंह पाटिल, जो खुद आए कल्चर एंड टूरिज्म को जो संभालते हैं, नीट 2021 कैसा? देखिए आपका इसी चीज़ से हमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, वो खुद कारगिल में आके नेशनल टूरिज़्म डे जो था 25 जनवरी को उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। तो उसी से ही हमें इशारा मिलता है कि कारगिल आप किस लेवल पर पहुँच चुका है। तो उसके आने से, यहाँ पे उनके आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे गेम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें हमारा द्रास में भी हुआ, कारगिल में भी हुआ, यहाँ पे स्कीइंग भी हुआ। और वो खुद जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे आइस हॉकी रिंग पे हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों को किट्स भी प्रोवाइड किए, और उनको मतलब वो यहाँ से जब गए तो पूरा इम्प्रेस होके गए, और ये एश्योरेंस दे के भी कहे कि हम यहाँ पे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग का एक ब्रांच भी खोलेंगे, स्लोप को डेवलप करेंगे। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस किया है कि हम जो है नेक्स्ट ईयर से एक बाज़ाब्ता एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, एक प्रॉपर कैलेंडर दे देंगे विंटर गेम्स का। तो इन चीज़ों से मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अभी काफ़ी आगे बढ़ गया है, और इसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हुआ है मंत्री साहब के यहाँ पे आने से। आपने खुद देखा होगा कम से कम 10-15 जो था नेशनल मीडिया भी यहाँ पे आ गए, उसके बाद पेपरों में आर्टिकल भी आना शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत जो है हमारे विंटर गेम्स को लेके बहुत अच्छा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि काउंसिल की तरफ से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देना है उसमें बिल्कुल हम कमिटेड हैं, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ज़ंस्कार की बात करें, जो कि ज़ंस्कार और एक दूर दराज इलाका है कारगिल का, तो ज़ंस्कार में इस साल बड़ा एक इवेंट जो एक यूथ फेस्टिवल, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और यूथ फेस्टिवल 2021 बड़े पैमाने पर मनाया गया, और वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स देखे गए। लेकिन LHDC कारगिल से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम वहाँ पे देखा गया। एक और दूसरा कि ज़ंस्कार में जिस तरह से बड़े पैमाने पे इवेंट हुआ, वैसा इवेंट कारगिल के, लद्दाख के दूसरे जगहों में होने की ज़रूरत। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो ज़ांस्कार में इस साल जो आपका ज़ांस्कार विंटर फेस्टिवल, विंटर गेम्स प्लस विंटर फेस्टिवल वहाँ पे मनाया गया, जिसमें हमारे यूनियन आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी आए, हमारे LG साहब भी गए। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें
खुशी है कि इसकी एक शुरुआत होना चाहिए, चाहे वो ज़ांस्कार में हो जहाँ पे भी हो। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जैसे आपने कहा LHDC की उसमें पार्टिसिपेशन नहीं थी, मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें पार्टिसिपेशन हमारी नहीं थी, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, आपने खुद देखा होगा, टोटली जो ये टूर्नामेंट जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन उसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़ांस्कार अफेयर्स के थे वो उसमें बराबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं नहीं जा पाया। उसके अलावा हमारे ऑल ऑनरेबल जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, हर एक को एक डे पे उन्होंने चीफ गेस्ट रखा था, लेकिन मौसम के हालात की वजह से वो लोग नहीं जा पाए। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ज़ांस्कार में इतने बड़े पैमाने पे ये जो यूथ फेस्टिवल हुआ है। हम कभी नहीं बोलते हैं कि वहाँ क्यों हुआ, लेकिन हमारी एक डिमांड है। मैंने परसों ऑनरेबल जो मंत्री थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनके सामने भी बोला था कि ये ऐसे गेम्स जो हैं अब लद्दाख, पूरे कारगिल के, मैं तो मानता हूँ कि पूरे लद्दाख में, कारगिल में जो है अभी एक्सपेंड होना चाहिए। आपका ज़ांस्कार से शुरू से होते हुए द्रास, बटालिक, चिकतन, हर जगह जहाँ जहाँ पे हमारे ये फैसिलिटीज़ होता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं ये आपको कहूँगा कि मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था आज, जिसमें हमारे ऑनरेबल MP साहब एक स्पीच रहे ज़ांस्कार में। वो बोल रहे थे कि कारगिल में जो है टूरिज्म मंत्री आए और बोलते हैं हमने जो है ज़ांस्कार को इतना प्रमोट किया था, इतने 10 दिन में प्रमोट करते करते नेट पे हर जगह देखने के बाद मंत्री साहब इम्प्रेस होकर यहाँ आए। हालांकि ज़ांस्कार का इवेंट शुरू होने से पहले वो प्रोग्राम तय हो चुका था आपका। उसके बाद वो वहाँ बोल रहे हैं कि मंत्री साहब ने हर एक बात पे ज़ांस्कार का नाम इतना लिया कि करगिल वालों को नागवार हुआ। तो मैं ये जो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है MP साहब, हमें कोई नागवार नहीं हुई। ज़ांस्कार बहुत अच्छा है। आप ज़ांस्कार को करगिल और करगिल को ज़ांस्कार मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमने तो पहले ही से ही कहा है आपको कि ज़ांस्कार में इस साल हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई ये नहीं है कि ज़ांस्कार में क्यों हुआ, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ज़ांस्कार के साथ साथ बाकी इलाकों में भी होना चाहिए। जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, रिसेंटली हमारे साथ भी उन्होंने बात करते हुए निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से एक इशू इससे पहले यूनियन टेरिटरी लद्दाख में हमें देखने को मिला, यूटी बनने के बाद जो टैब्लोस लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में, जो टैब्लोस के बारे में पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन था, चेयरमैन साहब फिरोज अहमद खान साहब आपको इन्फॉर्मेशन था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और MP साहब ने जो इल्ज़ाम आप पे लगाया उस पर आप क्या रिएक्शन देते हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आपका जो MP साहब इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मैं क्लियर कट आपको कहता हूँ टेब्लो के बारे में जब एक नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ होम से हर यूटीज़ के चीफ एडवाइज़र्स, चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो मैंने उसी वक्त जो आपका कल्चरल ऑफिसर है नज़ीर से मैंने बात किया। नज़ीर ने कहा कि हम एक बना रहे हैं, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि थीम जो है हमारा फ्यूचर लद्दाख है। और ये बात उसका बाद में सही निकला जब 26 जनवरी को ये आपका परेड जब टेब्लो आया, उसमें आपने TV स्क्रीन पे देखा होगा, नीचे लिखा है थीम फ्यूचर लद्दाख, विजन लद्दाख या फ्यूचर लद्दाख जो भी था उसमें, तो वो उसमें थीम था। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि ये जो टेब्लो बनाने का काम जो है ये उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है किसी वीर मुंशी नाम के एक आर्टिस्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट पे मिला है, और थीम है विजन लद्दाख या फ्यूचर लद्दाख। तो मैंने कहा जब फ्यूचर लद्दाख की बात होगा तो उसमें नेचुरली फ्यूचर लद्दाख की बात होगा, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या रिलीजन तो होगा नहीं। उसके बाद हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब लास्ट में जिस दिन ये अप्रूव हो के सोशल मीडिया में आया, जब हमने उससे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि हमारा जो पहला वाला था वो रिजेक्ट हो गया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, वही इसको बनाती है, वही इसको रिजेक्ट करता है। उसके बाद मैंने फिर अपने लेवल पे इमीडिएटली रिजेक्ट कर, आपने देखा होगा गवर्नर साहब को मैंने उसी वक्त चिट्ठी लिखा कि आपने, हमें ये शिकायत नहीं है कि आप क्या दिखा रहे हैं, हमें उस पर कोई शिकायत नहीं। ये कुछ लोग इसको मजहबी रंगत से ले रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जो आपने दिखाया हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें शिकवा इसके लिए है कि जो आपने नहीं दिखाया। लद्दाख का इतना बड़ा रिच कल्चर है, अगर आप रिलीजियस पॉइंट आप व्यू से देखेंगे तो और भी रिलीजियस साइट्स हैं, इतने कल्चरल साइट्स हैं, इतने ट्राइब्स हैं, वो क्यों नहीं दिखाए। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर ये करना चाहूँगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक कमेटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया जो हमें बिल्कुल पता नहीं चला इसी टेब्लो के ऊपर, जिसका चेयरमैन एडवाइजर साहब थे। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो दोनों कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लें। क्यों? इसलिए कि ये हमारा पहला टेबल जा रहा था आपका लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हमारे दोनों कौंसिल के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव्स रखते तो ये इश्यूज़ कभी नहीं आता। तो मेरी ये गुजारिश होगी, और MP साहब का जो इल्ज़ाम है इसको मैं यहीं पर मुस्तरद करता हूँ। दूसरा, वो बोल रहे थे कि आपकी करगिल की तरफ से नज़ीर वहाँ पर ऑलरेडी था, तो नज़ीर करगिल की तरफ से बिल्कुल नहीं था, ये उनका गलत है। नज़ीर जो है वो एक कल्चरल ऑफिसर, वो एक डिपार्टमेंट का एक आदमी है, उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ पे वीर मुंशी को, वो रिस्पॉन्सिबल था। और जिसने सिलेक्शन किया, जिसने डिलीट किया, वो तो डिफेंस की कमेटी ने किया।
तो लेकिन आइंदा अगर मैं ये मानता एमपी साहब अगर वहाँ ये कहते कि भाई ये जो हुआ वो गलत हो गया, लेकिन एज ए एमपी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। हम क्योंकि वो एमपी लद्दाख हैं, वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो एक हमारे लद्दाख के एमपी भी हैं। तो उनका आने वाले वक्त में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस जो ये इशू है इसको कैसे टैकल करना चाहिए और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए मैं आपको कहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी लद्दाख की कहीं आपको कहीं दिखाना है एज ए लद्दाख को, तो मेरा ये मानना है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे कन्फ्यूजन को, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के दो इलेक्टेड हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, एक कारगिल काउंसिल है, दूसरा ले काउंसिल है। वहाँ के दो रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर आपने टूरिज्म में दिखाना है हमारे टूरिज्म ईसीस हैं, अगर आपने कल्चर में दिखाना है हमारे कल्चरल ईसीस हैं, उनको अगर आप उसमें मेंबर रखें तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ नहीं होगा। और हमने अपील भी की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब भी ऐसे कोई सेंसिटिव इश्यूज़ होगा तो दोनों काउंसिल्स को जो है इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि हमारे एमपी साहब के बारे में कि देखिए मतलब हर एरिया का अपना कोई सेंसिटिव इश्यूज़ होता है, और हमारे जब वो बात करते हैं तो एमपी लद्दाख के हिसाब से हमें जो हमारे वेटरन लीडर्स हैं उनका काफ़ी रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट होना चाहिए, न कि हमें किसी का पगड़ी नहीं उछालना है। यहाँ पर उसने उस दिन हमारे कुछ लीडरों के खिलाफ ऐसे उसने बयान दिए, आप मेरे हिसाब से उन्होंने उस पर पर्सनल अटैक किया, वो कभी नहीं करना। अगर मैं लेह में जाके उनके किसी सीनियर लीडर को अगर उनके पर्सनल हमला करूँ या उसका टोपी उछालूँ या उसको मजाक करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, कल को हमारा भी मजाक उड़ेगा, क्योंकि ना मैं हमेशा सीसी रहने वाला हूँ ना वो हमेशा एमपी रहने वाले हैं। अगर हम इज्जत करेंगे उनका तो कल सोसाइटी में हमारा भी इज्जत रहेगा। तो एमपी साहब को मेरे तो एडवाइस भी यही है कि जब आप कारगिल में आएंगे तो कारगिल में के लोगों के सेंटिमेंट को आपको रेस्पेक्ट करना होगा, यहाँ के लीडरों का आपको रेस्पेक्ट करना होगा। जब हम ले में जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका रेस्पेक्ट करें, ना कि उनका मजाक उड़ाए। ये बहुत गलत बात है कि ये कहना कि कोई यहाँ पर गेस्ट हाउस में बैठा है या किराया नहीं देता है। भाई आप पहले देखो क्या वो यहाँ कोई इलीगली तो नहीं बैठा है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता है, सब कुछ है। तो आप वहाँ से आके यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो किराया नहीं देता है, इस तरह ये चीज़ें उनको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। हमें एक दूसरे आपको क्या लगता है एमपी साहब इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट समझता हूँ ऐसी चीज़ें। देखो हालांकि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि वो सिर्फ एक पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है। तो मुझे इस वक्त जो है मेंबर पार्लियामेंट को जो है लेह और करगिल का ब्रिज बनना चाहिए, उनका दोनों के बीच में एक पुल बन के दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। दोनों लीडरों सब वेटरन लीडर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम कारगिल में हैं तो कारगिल के लोगों का आप सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करो, लोगों को रेस्पेक्ट दे दो। ठीक है आपका पॉलिटिकल अपना एजेंडा है, पॉलिटिकल इशू है, वो आप ज़रूर उठाइए, लेकिन किसी को मजाक मत कीजिए, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ आप मत खेलिए। इसी तरह मैं अपने करगिल के लोगों से भी, करगिल के लीडर से भी कहता हूँ कि हम जब लेह की बात करते हैं तो हम उनके सेंटिमेंट से हम क्यों छेड़ेंगे, या जो उनके इश्यूज हैं, जैसे हमारा एपेक्स बॉडी आया यहाँ पर ले, हमारे यहाँ आए हमारे केडीएन, उनका बाज़ाब्ता रिस्पेक्ट किया, रिगार्ड्स दिया, उन्होंने भी दिया। तो इसी तरीके से तो हमारे आपस में ये होगा। अगर हम ऐसे चीज़ों पर एक दूसरे को बातें उछालेंगे तो फिर ये लद्दाख नहीं रहेगा आपका। सर LAHDC कारगिल को आप लीड कर रहे हैं, आपकी चेयरमैनशिप में LAHDC कारगिल चल रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए सपोर्ट की बात मैं अगर आपको कहूँगा, इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात कहें तो मैं मानता हूँ कि हमारा बजट जो था पहले हमारा मुश्किल से कोई 1400 करोड़ जो है आपका हमारा बजट हुआ करता था। इस साल जो कैपेक्स का ही बजट जो है वो 232 करोड़ है। तो सपोर्ट का ये है कि फंडिंग के लिहाज में हमें फुली सपोर्ट है, वो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल कोविड की वजह से हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे इतना एक्टिविटी हो नहीं पाया, लेकिन फंडिंग में हम बिल्कुल इस वक्त सफिशेंट हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे ग्रीवेंसेस या इश्यूज हम उठाते हैं तो एकदम वो रिएक्ट करते हैं, एकदम सपोर्ट देते हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा ओवरऑल फाइनेंशियल सपोर्ट, डेवलपमेंटल सपोर्ट हमारे लिए बराबर है। दूसरी जानिब आप देखते हैं और आप जानते भी हैं कि जिस तरह से बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिला, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या सेंट्रल पूल MBBS और BDS सीट के एलोकेशन की बात करें, टैबलॉग इशू की बात करें, CRF फंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेह एंड करगिल की बात करें, डायरेक्टर्स की स्टेशनिंग की बात करें, जो रेयरली करगिल में हमें देखने को मिलता है। इशूज़ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे तो मैं ये कहूँगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला आपको ये एक बर्निंग इशू बन रहा है। और मैंने बार बार ये आपका LG साहब के नोटिस में भी लाया है, क्योंकि पहले आप देखिए SYL-J&K स्टेट के साथ जब हम थे तो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलता था। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट कैडर को छोड़ के पब्लिक सर्विस कमीशन,
SSRB, J&K बैंक, JK पुलिस, ये सारे पिछले 1.5 साल से बंद हो चुके हैं। इसलिए अभी हमारी कोशिश ये है, हम ये कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज हमारे यूटी लद्दाख में हैं उसका रिक्रूटमेंट जो है जल्दी से जल्दी जो शुरू हो जानी चाहिए। तो ये हमने उनके साथ टेकअप किया है, अदरवाइज इसमें क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ओवर एज हो रहे हैं आपका। बाकी रहा आपका जो MBBS पूल वाला जो था उस पर हम सबों ने रिएक्ट किया और उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली विड्रॉ किया। और जब लास्ट टाइम LG साहब जब यहाँ आए थे, मैंने पर्सनली ये बात उनसे उठाई तो उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल इसको विड्रॉ किया है और डायरेक्टर को उन्होंने दिल्ली भेजा है, इसको पूरा स्टडी करा। और उन्होंने भी बोला कि मतलब उन्होंने भी ये कहा कि पर्सनली मेरा ये मानना है कि इट शुड बी ऑन मेरिट बेस। तो उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया और ये एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई और ऑर्डर को विड्रॉ किया जब हमने रिएक्ट किया सब उनकी तरफ से। तो एक तो वो है आपका, दूसरा आपका CRF वाला है आपने उठाया। हाँ, उसमें बिल्कुल जेन्युइन इशू है हमारे कंट्रैक्टर्स का, CRF का। हमारे यहाँ से जो आपका लाइबिलिटीज था वो कोई 68 करोड़ का था। तो बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे कंट्रैक्टर्स को उसमें 37 करोड़ ही मिले आपका। बाकी आपका ले का मेरे ख्याल में पूरा लिबर्टी उन्होंने दिया होगा, उसमें भी हमने रिएक्शन किया। लेकिन अभी जो है पेमेंट वगैरह आ रहा है, तो अब उन्होंने ये एश्योरेंस किया है जो नेक्स्ट जो आपका ये आ जाएगा इंस्टॉलमेंट, उसमें हमारे कंट्रैक्टर्स के जितने भी लिबर्टीज हैं वो क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 370 को हटाए जाने से पहले की स्थिति और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे साथ बात करते हुए ये भी कहा कि आप जब स्पीच कर रहे थे, पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, तो आपने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो उस पेस पे आगे बढ़ा है जिस पेस पे इससे पहले नहीं आगे बढ़ता था। नहीं, वो कभी मैंने आपका स्पीच आपके पास रिकॉर्ड में होगा, स्पीच में मैंने ये आर्टिकल 370 की मैंने कहीं बात ही नहीं की। वो स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। मैंने ये कहा कि अभी जो है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फंडिंग। वो मैंने पहले से आपसे कहा कि जो पहले हमारा 1400 करोड़ का फंड आता था अब वो 232 करोड़ हो गया। तो नेचुरली जब 232 करोड़ जब हमारी फंडिंग आ गई तो ग्राउंड पे काम तो होगा ही होगा। तो वो उस हिसाब उससे आप बिल्कुल उसको मत जोड़िए, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है आपके पास। मैंने ना स्पीच में 370 की बात की, ना मैंने ये कहा कि 370 के बाद। मैंने कहा अभी जो डेवलपमेंटल पेस हमारा जो चल रहा है वो फंडिंग हमें अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ रहा है। KDA पे आपका क्या स्टैंड है? KDA का देखिए मेरा ये है कि KDA का हमारा पूरे करगिल के जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपका, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी का ये इल्ज़ाम है कि हमें नहीं बुलाया गया। KDA वालों का स्टेटमेंट है कि हमने उनको बुलाया, वो नहीं आए। आपने खुद सुना उनकी बातें। लेकिन KDA का मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे उनसे हमारी गुजारिश भी है, हमने कहा भी है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का अपना एक ओपिनियन है, तो उनकी बातों को भी ज़रूर सुनना चाहिए। जिस तरह से अपेक्स बॉडी को मिनिस्ट्री ने बुला के लिया, उनकी बातें सुनी, 6 शेड्यूल उन्होंने रखा। अब 6 शेड्यूल देंगे नहीं देंगे वो गवर्नमेंट तक है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ के भी लोगों ने डिमांड रखी कि स्टेटहुड की रखी या रिस्टोरेशन ऑफ 370, चलो वो तो आपका एक सब जुडिस हो गया, लेकिन जो स्टेटहुड की बात रखी तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोगों को बुला के लेके उनकी बातें सुनना जो है बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से कमेटी आपने एक कॉन्स्टिट्यूट ले में किया है, यहाँ पे भी एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि KDA को भी गवर्नमेंट बुला के उनकी बातों को ज़रूर सुनना चाहिए। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, खासकर अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बढ़ रहा है। दूसरी जानिब UTJK में जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हैं उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और बड़े पैमाने पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो एज ए काउंसिल के हेड आपने किस तरह की कोशिशें की? और इससे पहले आप यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के LG से भी मुलाकात किया है, तो वहाँ पे कौन कौन सी इश्यूज पे आपने? देखिए, JK UT के LG साहब से मिलने का मेरा ख़ास कर मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि वहाँ JK UT में जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे बच्चों के रिजर्वेशन, जैसे आपने खुद ही इस साल देखा कि स्कॉस में हमें 2% का रिजर्वेशन मिलता था जो इस साल नहीं मिला। तो मेरी ये उनसे गुजारिश थी कि जब तक ना कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस हमारे लद्दाख में नहीं बनते हैं तब तक जो हमारे रिजर्वेशंस थे, जैसे स्कॉस में थे, जैसे आपका यूनिवर्सिटीज़ में थे, उनको बरकरार रखा जाए, ये मेरी उनसे गुजारिश थी। और दूसरा मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि जैसे अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ये नोटिफाई किया आपका, तो हमने कहा कि हमारा तो पब्लिक सर्विस कमीशन अभी बना नहीं है लद्दाख का, तो उसमें जो आप पोस्ट जो शो कर रहे हैं इस वक्त आप
257 पोस्ट जो शो कर रहे हैं, उसमें तो लद्दाख के पोस्ट भी हैं पहले जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज गए हैं। जो मेरा मानना ये है कि जो गजेटेड के जितने भी वैकेंसीज गए हैं उसमें ज़रूर लद्दाख शामिल है आपका। तो वो हिस्सा जो है कम से कम हमारे लद्दाख को मिलना चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको उसमें एक प्रेफरेंस देना चाहिए। चलो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है जेके का, लेकिन कल तक तो हम जेके के साथ थे और उसमें एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जिन लद्दाखियों के पास आपका पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम बोलते थे, वो जिनके पास जेके का स्टेट सब्जेक्ट जिनके पास है उनको कम से कम उस एग्ज़ाम में अलाउ करना चाहिए। तो ये मेरे उनके साथ ये इश्यूज थे जो उन्होंने ये कहा कि इस पे हम सोच सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशंस वाली सीट्स थे उन पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ये एक जेन्युइन इशू है, क्योंकि अभी तक लद्दाख में ऐसे कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं खुले हैं। तब तक लद्दाख के बच्चों को जो है यहाँ पे वो सीट्स रखना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि हम इस इश्यूज पे ज़रूर एड्रेस करेंगे। रिसेंटली 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो अक्रॉस लद्दाख हमें बड़े पैमाने पे देखने को मिला देश के दूसरे हिस्सों की तरह, और कारगिल में श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया कारगिल की जानिब से भी हसन अशरिया चौक पे भी उन्होंने अलग से 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट मनाया और अलग से परचम कुशाई की। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अंजुमन जमीयत उलमा ने जो आपका सेलिब्रेशन मनाया वहाँ पे, ये उनका अपना डिसीजन है, इस पर मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि हमारे कुछ मीडिया जो हैं, हमारे नेशनल मीडियाज़ ने आपका, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने, आपने खुद देखा होगा, कुछ जगहों पे ये छपा कि करगिल बाइकॉट्स रिपब्लिक डे, जो कि हमारे लिए बहुत, हमारे इमेज पे एक, मुझे लगता है एक दाग जैसा आ गया। हालांकि वो बात सही नहीं थी। अंजुमन ने भी वहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन झंडा उन्होंने वहाँ पे हिंदुस्तान का ही झंडा लहराया। और ये कहा गया कि ऑफिशियल जो फंक्शन था उसमें भी टोटल बाइकआउट हुआ। कुछ मीडिया में मेरे पास कटिंग भी है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर का है। तो ऑफिशियल का भी आपने खुद वहाँ पे कवरेज किया, वहाँ पे भी कम से कम 3-4 हज़ार लोग थे, किसी ने बाइकआउट नहीं किया, एज इट इज़ वो चला। लेकिन मैं इस बात को कंडेम करता हूँ कुछ मीडिया का, जिन्होंने वर्ड बाइकआउट वहाँ पे इस्तेमाल किया। बाइकआउट किसी ने नहीं किया, हर किसी ने सेलिब्रेट किया। इवन हमारे अदर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। जैसे हमारा खोमेनी ट्रस्ट है यहाँ पे, IKMT, उन्होंने भी अपना जो हेड ऑफिस है खोमेनी टावर पे हिंदुस्तान का परचम लहराया। इसी तरह सारे ऑर्गेनाइजेशन ने लहराया। तो लफ्ज़ बाइकआउट जो इस्तेमाल किया है मीडियाज़ ने हमको बदनाम करने के लिए, उसका मैं कंडेम करता हूँ। और साथ ही अपने करगिल के तमाम रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मेरी एक अपील है कि ऐसे हसास जो इश्यूज आते हैं हमारे सामने, उस पर हम लोगों को सबको एक कलेक्टिव डिसीजन लेना होगा। क्योंकि आज का जो मीडिया है, आपको पता है, कुछ मीडिया हाउसेस इस ताक में है किस तरह से कि हम एक कौम को बदनाम करें, एक मज़हब को बदनाम करके दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने ये दिखाएं कि ये हमारे लिए एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं। आजकल कुछ मीडिया का यही काम है, तो वो इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेहरबानी करके मेरी ये अपील होगी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि ऐसा मौका उनको बिल्कुल ना दें। बाकी आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर्स करना आपका, ये हमारा राइट है। हर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन ऐसे हसास मौक़ों पे हमें काफ़ी सोच समझ के चलना होगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के हवाले से और एक सवाल सर, फिर इसके बाद कंक्लूड करेंगे। जिस तरह से काउंसिल सेक्रेटरीट में भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन के बाद जब फ़ोटो सामने आया तो कहीं ना कहीं जो तिरंगा है उसकी जो पोस्चर है वो उल्टा था। तो उसको लेके MP साहब ने फिर से ट्वीट किया और फिर से हमला बोला और उसको गुपकार गैंग के साथ टच करते हुए ट्वीट किया। क्या कहेंगे? देखिए इसाक साहब, मैंने पहले भी आपको कहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक क्वालिटी स्टेट्समैन का होता है, सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं होता है। तो झंडा, जो आदमी झंडा लहरा रहा है उसको ये कभी मालूम नहीं होता है कि क्या इसमें है। सपोज़ मैंने आपका परसों खुम्बथा या आपका ब्यामथा में झंडा लहराया, मैंने झंडा लहराया, मैंने तो झंडे को फोल्ड करके मैंने तो नहीं लाया वहाँ पे, उसका भी किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काउंसिल सेक्रेटरीट में जो झंडा लहराया हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टाशी साहब ने, तो वो झंडा जिसने वहाँ पे बनाया, लटकाया, वो तो टाशी साहब ने उसको ना कोई डायरेक्शन दिया, ना उसने खुद बनाया।
और ये तो ह्यूमन एरर है, आपका इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन उसको एमपी साहब ने इतना बड़ा मेहनत ये करके ट्वीट कर और कहा कि ये गुपकार गैंग से इसको इशारा आया। तो मेरा भी एक सवाल एमपी साहब से ये है कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बहुत से जो फंक्शंस बीजेपी के हुए, बीजेपी के इतने सीनियर्स के हमने खुद देखा झंडा उनका भी उल्टा है। तो मैं भी उनसे ये सवाल करता हूँ कि चलो अगर यहाँ पे गुपकार गैंग का इशारा हो तो उनको कहाँ से इशारा आ गया? ये तो एक ह्यूमन एरर है। ये ऐसे चीज़ों को इस तरह से उछालना, ये मैं समझता हूँ एक बाशऊर इंसान को ये दोष ये मतलब शोभा नहीं देता है। कम से कम सोच समझ के ये बातें बोलना होता है। भाई ये एक ह्यूमन एरर है, गलती इंसान से हो जाती है, जानबूझ के कभी कोई नहीं करता है। इसको इन चीज़ों के साथ जोड़ना जो है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ। और बाकी झंडा हमने लहराया, काउंसिल सेक्रेटरी में झंडा लहराना है, लेकिन जिस आदमी ने झंडा लहराया उसने तो डेलिबरेटली ना कोई इंटेंशन था ना कुछ भी नहीं था उसमें। आखिर पे लोगों के नाम पैगाम सर आपके। मेरा पैगाम लोगों को यही है, आपका हमको आपस में एक भाईचारगी रखना पड़ेगा। आपस में एक जो कम्युनल हार्मनी हमारा लेह करगिल, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज़ांस्कार, ये हमको इलाकाई इस तासुबात में बिल्कुल नहीं जाना है अगर हमने आगे बढ़ाना है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको इस साहब बोलूँगा कि जो परसों हमारे प्लेयर्स के साथ एक इंसिडेंट हो गया शिशोद में, तो दैट इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हालांकि मैंने आपके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को मैंने लिखा भी है, और मैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बोलता हूँ कि जिसने भी किया है, किसी टीम ने किया है, अब उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने भी किया उसके खिलाफ आप एक्शन ले लो, उसको एफआईआर लगाओ। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी दोनों काउंसिल से भी मेरी गुजारिश है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग जो ऊपर बैठे हुए जो पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऐसे हेट्रेड स्टेट्समेंट देते जाएं तो हमारे आने वाले जनरेशन में भी ये चीज़ें पैदा होगा आपस में। तो हमें बहुत मोहतात तरीके से चलना है। जितने भी प्लेयर्स हमारे करगिल के प्लेयर्स ले जा रहे हैं, ले के प्लेयर्स करगिल आ रहे हैं, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रेस्पेक्ट दें, उनको उनकी सेफ्टी के लिए हमें सोचना है। तो मेरी फाइनल अपील ये है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारा जो कम्युनल हार्मनी है लद्दाख में, आपसी भाईचारगी को हमने बरकरार रखना होगा। हमने आपस में यहाँ पे नफरत की बीज हमें नहीं बोना है। हमने आपस में नफरत की बीज नहीं बोना है, भाईचारगी को बरकरार रखना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल फिरोज अहमद खान साहब, और खान साहब ने एलॉबरेटली बहुत सारे लोकल और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के हवाले से बात की। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।